बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का प्रथम अध्याय राख की रस्सी करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए। राख की रस्सी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, राख की रस्सी। राख जो कुछ जल जाने के बाद जो ऐश बच जाता है, जिसको हम इंग्लिश में ऐश कहते हैं, उसे राख कहा जाता है। उस राख की रस्सी। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगोसेन गाम्पो के मंत्री थे। ये कहानी लोनपो गार के ऊपर आधारित है। लोनपो गार तिब्बत के 32वें यानी कि 32nd राजा जो सोनगोसेन थे, उनके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी, जो एकदम से किसी भी सवाल का जवाब देने में माहिर हो। चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर यानी कि प्रसिद्ध थे, यानी फेमस थे। बच्चों, मैं बीच बीच में आपको मुश्किल शब्द और उनके अर्थ बताऊंगी। उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे। कोई उनके सामने टिकता न था, मतलब कि जब कोई भी उनसे बात करता था तो उनके सामने नहीं रुक पाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मतलब उनका अच्छा टाइम चल रहा था। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। होशियारी मीन्स होता है समझदारी, चालाकी। कि जिस प्रकार से लोनपो गार समझदार थे, उनका बेटा उस तरह नहीं था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। मतलब लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े दी और बोला, इनको किसी भी प्रकार से मारना या बेचना नहीं है, और वापस आते हुए 100 बोरे जौ के लेके आने हैं, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे, क्योंकि उसके पिता ने तो उसको रुपए नहीं दिए। उन्होंने तो उसको सिर्फ 100 भेड़े दी थी। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। तो इसलिए वह ये सोचने के लिए कि क्या करे, एक सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में आ ही नहीं रहा था। बच्चों, क्योंकि वो वैसे ही बहुत सीधा और भोला था, तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और पूछने लगी, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। तो जब वो सोच विचार में बैठा था, तो वो लड़की उसके पास आई और उनसे उसकी समस्या पूछी। जैसे ही उसने बताया, तो लड़की ने क्या कहा, इसमें चिंता की बात नहीं है, और उन भेड़ों के बाल उतारे, उन्हें बाजार में बेचा और जो पैसे मिले उनसे उस जौ के 100 बोरे खरीद कर घर भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो इस प्रकार उसके पिता ने उसे कहा कि जो तुमने भेड़ों के बाल बेचकर जौ के 100 बोरे लिए, वो मुझे पसंद नहीं आया।
अब तुम दोबारा जाओ और फिर से जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। तो लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे वापस घर भेज दिया। तो बच्चों, आपने सुना कि वो लड़का फिर से निराश होकर वहीं बैठा, और उसे लग रहा था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए आएगी, और वो आई भी। फिर उस लड़के ने अपनी मुश्किल उस लड़की को बताई। तो उस लड़की ने बोला कि मेरे पास एक तरीका है, और उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो जैसे ही लोनपोगार का बेटा घर पहुंचा, उसने सारी कहानी अपने पिता को विजयी भाव से सुनाई। मतलब कि वो प्राउड फीलिंग करके यह जीत का अनुभव कर रहा था। ठीक है। लेकिन उसे सुनकर लोनपोगार बोला, उस लड़की से कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। यानी कि जो 9 हाथ लंबी हो। अपने हाथ को रख के देखिए बच्चों कि 9 हाथ कितने लंबे होंगे, 9 हाथ तक कितनी लंबी रस्सी बनेगी। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी पड़ेगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। जब लोनपोगार का बेटा दोबारा पिता के पास पहुंचा तो उसके पिता ने उसकी शर्त कबूल कर ली कि वो रस्सी को गले में पहनेगा, ये सोचकर कि राख की रस्सी तो कोई बना ही नहीं सकता। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। दोस्तों, पत्थर पर रस्सी को रख के जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। बच्चों, आपको पता है, क्योंकि रस्सी में उसको ऐसे अच्छे से मजबूती से बांध रखा होता है, इसलिए जब हम रस्सी को जलाते हैं, अगर उसकी राख को ना छेड़ा जाए तो वो रस्सी की ही आकृति में कुछ देर तक रहती है। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना दूर उठाना भी मुश्किल है। और जब वो लड़की राख की रस्सी को लोनपोगार के पास ले गई तो लोनपोगार के चकित का मतलब होता है हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें तो पता था कि राख की रस्सी को गले में पहनना संभव नहीं है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए मतलब टाइम खराब किए बगैर लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हुई। तो मतलब लोनपोगार ने देखा कि मेरा बेटा तो भोला है, लेकिन ये लड़की तो बहुत चालाक है। अगर ये दोनों इकट्ठे रहेंगे तो इनका कुछ तो काम सही ही चलेगा। इस वजह से उसने बिना ही सोचे शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और अपने बेटे की लड़की के साथ धूमधाम से शादी करवाई। बच्चों, अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? वे अनेक बातों को सोचकर चिंतित रहते थे, जैसे कि कहीं कोई उनके बेटे को मूर्ख ना बना दे। नंबर 2,
कहीं उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नैया को डुबा ना दे, वह अपना जीवन निर्वाह कैसे बनाएगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ना हो। तो इस तरीके से वो बहुत सारी बातों को सोचकर परेशान रहते थे। सेकंड क्वेश्चन, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? इसका उत्तर है, यदि मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं रोज उसे अपने पास बैठाकर दुनियादारी समझाती, उसको पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसको सदाचार आचार विचार सिखाती और बताती कि कैसे हमें किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर करना चाहिए। आगे है शहर की तरफ। इसके क्वेश्चन है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? तो इसका उत्तर हम देंगे, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बन सके। दूसरा क्वेश्चन, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? शहर के लोग ज्यादा समझदार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर भेजा। बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हो? इसका ये मतलब नहीं है कि समझदार लोग सिर्फ शहर में ही रहते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है क्योंकि शहर में रहने वाले लोग व्यवहारिक ज्यादा होते हैं और वो किसी भी काम को फायदे और नुकसान की दृष्टि से भी देखते हैं। इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को शहर में भेजा। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं, हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से बहुत खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी। मेरे पड़ोस में रहने वाला एक अन्य बच्चा पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाकर रहने लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सुखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो। बच्चे, कुछ और अनाज के नाम हैं जैसे गेहूं के साथ चना, ज्वार, बाजरा, जौ और मकई। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो नीचे दी गई संख्याओं का वर्गीकरण इन दो प्रकार की संख्याओं में करो। देखिए, लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। आपके सामने ये शब्द दिए गए हैं। आपको इनको दो प्रकार की संख्याओं में बांटना है। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या आएगा? ले, खिचड़ी, शेरवानी और फिर तांबा, ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इसके शब्द हैं
धातु, भोजन, वेशभूषा और शहर। क्या आप बता सकते हो बच्चों ऐसे इनका विभाजन ऐसे किस प्रकार से हुआ? चलिए मैं बताती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें कि किसी एक व्यक्ति का बोध होता है। व्यक्ति या फिर एक अलग खास पहचान होती है। जैसे लेह, खिचड़ी। क्या आप चावल से खिचड़ी बनती है, लेकिन खिचड़ी खिचड़ी होती है। उसकी अपनी अलग पहचान है, वो एक अलग संज्ञा में, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनी जाएगी। शेरवानी और चौथा शब्द है तांबा। तो इस प्रकार से इनकी अपनी एक अलग कैटेगरी होती है। उसी प्रकार आप देखिए जातिवाचक संज्ञा। जाति जैसे कि एक धातुओं का समूह, जातिवाचक में धातु आएगी। वो एक धातुओं का समूह है, एक जाति है। इसलिए जैसे लोहा, तांबा, पीतल, ये सब धातुएं हैं। लेकिन तांबा, पीतल, इनकी अपनी अलग अलग पहचान है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। लेकिन धातु, क्योंकि धातु अपने अंदर बहुत सारी चीजों का मिश्रण लिए है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी तरीके से भोजन में चावल, दाल, रोटी, खिचड़ी, बहुत सारी चीजें आती हैं। इसलिए भोजन जो है खाने की वस्तुओं की एक जाति है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वेशभूषा, वैसे ही आप अपनी वेशभूषा ले लीजिए। हमारी वेशभूषाओं में पैंट, शर्ट, कमीज, धोती, कुर्ता, इस तरीके से बहुत सारे कपड़े आते हैं। यानी कि ये हमारे पहनावे की जाति है, वेशभूषा। शहर, बहुत अलग अलग शहर आप लोग जानते होंगे। तो जब हमें किसी एक खास शहर की बात न करके सिर्फ शहर की बात करनी है, तो हम किसी एक का नाम ना लेकर शहर बोलते हैं। तो इसलिए ये शहर जातिवाचक संज्ञा है। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखो। जिस प्रकार मैंने बताया कि धातु में बहुत सारी धातु आती हैं, तो उनमें आप 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखो। जैसे धातु में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इस तरीके से। उसी तरह भोजन में रोटी, दाल, चावल। शहर में दिल्ली, जयपुर, अम्बाला, गाजियाबाद। और वेशभूषा में कुर्ता, पजामा, साड़ी, फ्रॉक, इस तरीके से जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक नाम ये हैं। तुम शेर, मैं सवा शेर। इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, था न सचमुच नहले पे दहला। तुम्हें भी यही करना होगा। बच्चों, इस बात का तात्पर्य ये है कि हमें हमेशा कोई भी काम हो या मुसीबत आए, तो उसमें अपने दिमाग और अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई समस्या आए तो आप निराश होकर बैठ जाओ। हमें अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके उसे सुलझाना चाहिए। और आप भी कोई अपने घर में ऐसा काम ढूंढिए जिसमें कि आपके सूझबूझ का पता चले। ऐसा काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की जरूरत हो। उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो बच्चों, क्या आप इस गेम को समझ पाए? इसमें आप लोग जितने भी बच्चे हो वो एक गोल चक्कर में बैठ जाइए और एक डिब्बा ले लीजिए, उसमें कुछ भी लिख के चिट डाल दीजिए और एक एक करके उसमें से चिट निकालिए। उसमें जो भी काम लिखा है उस काम को करने के अलग अलग उपाय सुझाएं। जो बच्चा जितना ज्यादा आइडियाज देगा वो
ग्रुप में सबसे समझदार माना जाएगा, यानी कि वो कक्षा का बीरबल होगा। आप बीरबल को तो जानते हैं ना, वो भी एक बहुत ही समझदार व्यक्ति था। ठीक है बच्चों। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण बताओ। बच्चों, ये नहीं है कि मंत्री को ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मंत्री जानता था कि उसका बेटा बहुत सीधा और भोला भाला है, तो उसे ये संदेह हुआ कि ये काम उसने नहीं किया होगा। इस वजह से उसने ये बोला कि ये बात उसे पसंद नहीं आई, और वो दोबारा अपने बेटे को समझदार बनाने के लिए उसने तब भी ये बात सोची कि फिर उसको एक और काम दिया जा सकेगा। सींग और जोंग। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। भेड़ों के बाल से सर्दियों में डालने के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। भेड़ों के बाल से पहले ऊन बनाई जाती है और फिर उनसे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। इस प्रकार भेड़ों के बाल मार्केट में बहुत ऊंचे दामों पे बिकते हैं। उसी तरह भेड़ों के सींग की भी बहुत ज्यादा कीमत मिलती है, क्योंकि जानवरों के सींग के साथ आभूषण और सजावट की बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? चैन से जिंदगी चल रही थी, मतलब मजे में जिंदगी कट रही थी। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, मतलब वो बिल्कुल भोला इंसान है, उसके पास समझदारी नहीं है। मैं इसका हल निकाल देती हूँ कि तुम इतनी चिंता मत करो, मैं इस समस्या को हल कर दूंगी। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। जब कोई हमसे भी जब चालाक आदमी हमारे सामने आ जाता है तो फिर चालाकी धरी रह जाती है, यानी कि फिर चालाक आदमी के सामने हमारी बात नहीं बन पाती। लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो।